It is something related to handwriting, लेकिन there are 4 pillars of graphology. तो क्या ग्राफोथेरेपी उसमें हेल्प कर सकता है किसी की इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को बेटर करने में, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल थेरेपी? मैंने पेन को ऐसे पकड़ा है बट मेरा थंब आगे है तो इसका मीनिंग अलग है। मेरा इंडेक्स फिंगर आगे है तो इसका मीनिंग अलग है। मैं 3 फिंगर्स ऐसे आगे लेके लिख रही हूँ, उसका मीनिंग अलग है। मैं 4 फिंगर्स से लिख रही हूँ, उसका मीनिंग अलग है। जब आपने मुझे कहा कि कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं लोग ताकि उनमें एनर्जी बनी रहे, तो क्या डूडलिंग वहीं से आया है? बट जिनको ड्राइंग ज़्यादा फेमिलियर है, जिनको पढ़ना लिखना ही आता नहीं है, वो क्या करे? उनका हैंडराइटिंग कैसे एनालाइज करे? उसमें ड्राइंग एनालिसिस बहुत काम आता है। नाउ लेट्स टॉक पर्टिकुलरली फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स। उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि नाउ दे विल बी एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रेट्स, सक्सेस ट्रेट्स थे उनके राइटिंग में, और इतने सारे सक्सेस ट्रेट्स होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नेक्स्ट लेवल इन हिज लैडर ही वॉज नॉट एबल टू रीच। क्या आप जानते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को बयां करती है, और अपनी हैंडराइटिंग को बदलकर आप अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप सुधार सकते हैं, अपने करियर को भी बेटर बना सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ H2O जिंदगी, जहां बात होती है कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि आखिरकार ग्राफोलॉजी क्या है, कैसे आपकी हैंडराइटिंग बदलकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं और साथ ही अपने जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारी जो खास मेहमान है ना, वैशाली भांबोरे, वो एक हैंडराइटिंग एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो एक्सपर्ट हैं कि कैसे आप ग्राफोथेरेपी के ज़रिए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कई सारी रिसर्चेस की हैं और वो खास करके काम करती हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और जानते हैं ग्राफोथेरेपी के बारे में। A warm welcome, Vaishali. Thank you so much for being part of H2O Zindagi. Thank you for inviting me. I'm so glad to be here and really excited to be a part of this. और ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है वैशाली, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नया सीखने को आज मिलने वाला है, साथ ही हमारे व्यूअर्स को इतना कुछ नया आज सीखने वाला है जिसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डाइव इनटू व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी। आखिरकार ये है क्या और इससे क्या कुछ पता लगाया जा सकता है, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? श्योर। अभी ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट देखा जाए तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हैंडराइटिंग, लेकिन there are 4 pillars of graphology और 4 subsets और 4 subjects under graphology. एक तो है handwriting. All are related to handwriting and pen, but they are, one is handwriting analysis, दूसरा है graphotherapy, third is doodling and drawing analysis, and fourth is forensic. So all these comprise of ग्राफोलॉजी। ओके, यानी कि हमें डिटेल में इनके बारे में पता चलने वाला है, राइट? इन सब पिलर्स के बारे में जो ग्राफोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता था कि हैंडराइटिंग एनालिसिस अलग है। ओके, देन यू मेंशन डूडलिंग, वो हमें लगता था कि आर्ट फॉर्म है, हमें नहीं पता था कि वो ग्राफोलॉजी का पार्ट होता है। तो लेट्स डाइव डीप इनटू इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात करते हैं, और क्या सच में किसी की हैंडराइटिंग देखकर आप पता लगा सकते हो कि उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होने वाले हैं? यस, ऑफ कोर्स। पर्सनालिटी का पूरा मैप हैंडराइटिंग में दिखता है, क्योंकि पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट्स सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जो बचपन से लेके जो अब तक जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो भी एक्शंस, बिहेवियर्स, जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, जो हमने खुद ने बिलीव्स भी बना लिए हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और जब हम लोग लिखते हैं तो दैट डायरेक्टली, बिकॉज व्हेन वी होल्ड द पेन, जब हम लोग पेन पकड़ के लिखते हैं तो यहाँ से जो नर्व्स होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। तो जब हमारा जब एक थॉट आता है तो दैट इम्पल्स इज कैरीड टू द हैंड, एंड वहाँ से जब एग्जैक्टली वो वैसे लेटर, जैसा थॉट है वैसा लेटर आएगा। और नॉट जस्ट लेटर्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। A to Z लेटर्स तो है ही, नंबर्स आप कैसे लिखते हो, आप पेपर पे कैसे राइटिंग अरेंज करते हो, स्पेस है, प्रेशर कितना यूज़ करते हो, या फिर स्लांट कैसे है, मार्जिन्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ऑल 4 मार्जिन्स, ऑल दीज थिंग्स मैटर।
अच्छा, और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, Yes. ये आप पता कर पाओगे। ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाता है, कोई चीज़ स्टैंड अलोन नहीं हो सकती है। पर्सनालिटी एस्पेक्ट, साइकोलॉजी ऑल्सो, हमारा एक थॉट भी बहुत सारी चीज़ों से मिक्स होने के बाद बनता है, राइट? उस पर असर एनवायरनमेंट से होता है, जेनेटिक्स से होता है, बचपन में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से होता है, अभी करंट सिचुएशंस जो आसपास है उसकी वजह से होता है, इनसाइड जो टेम्परामेंट होता है उसकी वजह से होता है। सो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर हमारी पर्सनालिटी है तो हैंड राइटिंग ऑल्सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू कंसिडर वाइल टॉकिंग अबाउट अ पर्सनालिटी। ओके, जस्ट थोड़ा सा हम अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो Sure. थॉट्स में तो कभी हम अच्छा फील कर रहे हैं, कभी हम बुरा भी फील कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग अलग भी हो जाती है, राइट? यू फीलिंग गुड, योर हैंड राइटिंग चेंजेस, यू आर नॉट फीलिंग गुड और मे बी यू हैव सम प्रेशर, आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है। सो दैट मीन्स अगर मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए जाऊँ बाई चांस और मेरा मूड अच्छा है, तो डू यू थिंक दैट इट विल इम्पैक्ट द वे यू आर फाइंडिंग आउट अबाउट माई पर्सनैलिटी? राइट, अभी आपने क्या बोला, मूड अच्छा है, हाँ. राइट? मूड एंड पर्सनालिटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मूड चेंज होता है जो टेम्परेरी होता है, पर्सनालिटी सम एस्पेक्ट्स जो उसको हम लोग बेस पर्सनालिटी बोलते हैं वो कभी चेंज नहीं होता है। आपका मूड अच्छा हो या ना हो फिर भी पर्सनालिटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। उसी तरह तो मूड के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, कभी अच्छा मूड हो तो थोड़ा राउंडेड लेटर्स राउंडेड आएंगे, आप मार्जिन्स ठीक से यूज़ करोगे, इतना सा हो सकता है, बट पर्सनालिटी नहीं, वो चेंज नहीं होता है, वो बेसिक ट्रेट्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम ओके अनलेस यू चेंज इट। ओके, बट ऐसा पॉसिबल है कि क्या हम अपनी हैंड राइटिंग चेंज कर कर हम अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं? यस, अगर हमारे विचारों के हिसाब से अगर हमारा राइटिंग आ रहा है तो हमारा राइटिंग जब हम चेंज करते हैं तो इट गोज़ बैक टू द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, उसकी वजह से नए थॉट्स आने लगते हैं। वी स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे क्योंकि हमारा थॉट पैटर्न चेंज होता है, और इसी को हम लोग ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। ओके, सो दैट्स द सेकेंड पिलर दैट यू टोल्ड मी अबाउट ग्राफोलॉजी, राइट? तो सबकॉन्शियस को रिवायर करने का एक तरीका है ग्राफोथेरेपी, राइट? वेरी मच। तो अगर आप हमें डिटेल में बता पाएँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थेरेपी और ये नॉर्मल थेरेपी से कैसे अलग है? बिकॉज सी मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउअडेज। आप सुनोगे तो कई लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और उसके लिए बात की जाती है कि व्हाई डोंट यू गो टू अ थेरेपिस्ट, यू नीड अ थेरेपिस्ट मे बी, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है मे बी आप उसे या तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो आपको इतना इमोशनल कर दे रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशंस को, अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो क्या ग्राफोथेरेपी उसमें हेल्प कर सकता है किसी की इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को बेटर करने में, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल थेरेपी? श्योर। तो ग्राफोथेरेपी तो सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ के लिए अभी आज का जो बर्निंग इशू है उसमें तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। अभी क्यों हेल्प करता है? सो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रहते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, विच इज़ लाइक जो हम हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं या सैडनेस का जो फीलिंग आता है या डिप्रेशन का, उसमें द न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, गाबा, एसिटाइलकोलिन, ऑल दीज थिंग्स, एंडोर्फिन्स। तो जब हम लोग लिखते हैं, ग्राफोथेरेपी में लिखने से स्टार्ट करते हैं। लिखने में क्या होता है, राइटिंग के लेटर्स चेंज करते हैं, पेपर का प्लेसमेंट जैसे मार्जिन्स एंड ऑल, प्रेशर, स्लांट, साइज़, इस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, बेस लाइन पे हम लोग ध्यान देते हैं। और जब हम लोग व्हेन वी होल्ड अ पेन, 2 फिंगर्स में जब हम लोग व्हेन वी होल्ड द पेन, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स, द थंब का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ब्रेन में, सबसे ज़्यादा जगह थंब की ऑक्यूपाइड है व्हेन इट कम्स टू अ हैंड। द लोकेशन इन द ब्रेन, उस थंब को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। 25% सिर्फ थंब को है एंड देन 4 फिंगर्स को, रेस्ट 75% है। तो इसमें नर्व्स बहुत ज़्यादा है। व्हेन वी होल्ड अ पेन इन द राइट वे, क्योंकि पेन ग्रिप भी मैटर करता है, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर।
तो when we hold it, तो there are some acupressure points which get pressed. Because of it, the impulse goes to the brain. उसकी वजह से there are certain neurotransmitters that are released, और वो neurotransmitters which are basically regulated through medicine or even other therapies or certain things like yoga या exercise करना, या when we meet our affection people, हम लोग friends से मिलते हैं, social circle, family से मिलते हैं, तभी जो happiness मिलता है, the same thing, the same neurotransmitters are released when we write. Wow, that's amazing. So we have a few pens and paper here. Why don't you just tell us कि actually में कैसे hold करना चाहिए pen? Sure, Because sure. so एक तरीके से आप हमें दिखाई दो कि थेरेपी में क्या होता है, ग्राफोथेरेपी में क्या होता है. So Sure. we'll just get the pens and the paper. Sure. So pen grip. Pen grip से बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती है कि कौन कैसे पेन पकड़ के लिख रहा है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, दोनों बिटवीन 2 फिंगर्स मैंने पेन को ऐसे पकड़ा है, बट मेरा थंब आगे है तो इसका मीनिंग अलग है. मेरा इंडेक्स फिंगर आगे है तो इसका मीनिंग अलग है. मैं 3 फिंगर्स ऐसे आगे लेके लिख रही हूँ, उसका मीनिंग अलग है. मैं 4 फिंगर्स से लिख रही हूँ, उसका मीनिंग अलग है. सम पीपल आर राइटिंग विद दीज 2 फिंगर्स, उसका मीनिंग अलग है. सो एवरी ग्रिप has some meaning associated with it. अभी now let's talk about the right pen grip. कैसे पकड़ना है पेन लिखते वक्त, जो हम this is taught in graphotherapy as the first step. When you are holding your pen, it should be held between 2 fingers, thumb and your index finger, and the third finger should be supporting the pen down. हमको इतना पास में भी नहीं पकड़ना है, इतना दूर भी नहीं पकड़ना है. We have to be बैलेंस्ड इनफ ओवर हियर. थंब थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ये फिंगर यहाँ पे है, एंड देन वी कैन राइट. वन मोर थिंग, पेन व्हेन वी आर लाइक पेन का कैप हम लोग ऐसे पीछे रख के जब लिखते हैं, उसका भी कोई मीनिंग है. तो आइडियल सिचुएशन इज़ कि पेन कैप यहाँ नहीं लगाना चाहिए, हमें नीचे रखना चाहिए और इस तरीके से हमको लिखना चाहिए. सो वेरी इंटरेस्टिंग कि आखिरकार पेन होल्ड करने का राइट तरीका क्या है, और इससे आप एक्चुअली में एक राइट सिग्नल अपने सबकॉन्शियस की तरफ भेज रहे हैं. इसके अलावा अगर हम ग्राफोथेरेपी की बात करें तो और कुछ हमें क्या सीखने को मिलता है अगर हम आपका एक कोर्स करते हैं, और कितना लंबा ये कोर्स होता है, कितना वक्त लगता है, अगर हमें एक्चुअली में कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने अंदर डेवलप करने हैं जो हमें एक ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ की तरफ ले जाएं. डेफिनेटली. तो ग्राफोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि कैसे बैठना चाहिए. देर आर सम मुद्रास विच आर टॉट, क्योंकि आई मीन समटाइम्स हमको कुछ चीज़ें याद नहीं आती है, हमको कुछ लाइक दिस इज़ वन. देर आर अदर थिंग्स जो अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से, वात पित्त कफ वो बैलेंस करने के लिए तो वो कुछ मुद्रास सिखाए जाते हैं. देन हेल्थ वाइज, हेल्थ एस्पेक्ट के लिए कुछ पैटर्न्स है जो हम लोग ने हमारे इंडियन ट्रेडिशन से लिए हुए हैं, जैसे कि रंगोली है. देन देर आर अदर, रंगोली में हम लोग अलग अलग पैटर्न्स जो बनाते हैं. कुछ चीज़ें ड्राइंग से भी ली हुई है, जैसे कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है, माउंटेन्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं, या फ्लोइंग रिवर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, या ग्रास कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे भी कुछ पिकअप किया है, वो पैटर्न से यूज़ किया है. अभी हम लोग जो पैटर्न्स जो रंगोली में से उठाए हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट टू हमको एनर्जी लेवल, दिन के लिए जो एनर्जी लेवल और एंथुजियाज्म और फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, दे आर मोर स्पेसिफिक टू दैट. और यही रीज़न की वजह से हमारी जो पहले के ज़माने में जो लेडीज सुबह जो रंगोली करती थी, वो उसी के लिए करती थी कि उनको दिन भर काम करने के लिए वो एनर्जी मिले. So the same patterns we have picked up and those patterns are taught in our graphotherapy course. इसके अलावा ऑफ कोर्स राइटिंग में जो लेटर कॉम्बिनेशंस जो ठीक नहीं है, जैसे कि यू नो समटाइम्स कभी ज़्यादा सीक्रेटिवनेस रहता है किसी में, या कभी कभी कुछ सेल्फ डिसीट रहता. सेल्फ डिसीट मतलब खुद को ही सच ना फेस करने का जो ताकत रहती है वो कम रहती है. या देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं लोग, जहाँ जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोलते हैं लोग, जहाँ सॉफ्ट होना चाहिए वहाँ बहुत हार्श होते हैं या रूड होते हैं, या वहाँ एंगर दिखाते हैं, और जहाँ एंगर दिखा या लॉजिकल माइंड और प्रैक्टिकली जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोल पाते हैं. तो उसके आई मीन ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कॉम्बिनेशंस, ये तो एक पार्ट हुआ.
बट अदर एस्पेक्ट्स लाइक कम्युनिकेशन तो है ही, विजन के लिए, फ्यूचर विजन के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, सो बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड ऑन हैंड राइटिंग में क्या दिखता है ऑफ दैट पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से वो कस्टमाइज ग्राफोथेरेपी दी जाती है. देर आर मल्टीपल लेवल्स इन दैट, बेस्ड ऑन यू नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन, हम लोग उस तरीके से ग्राफोथेरेपी सिखाते हैं. तो द कोर्स रेंजेस फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन अबाउट 6 वीक्स से लेके अबाउट 14 to 15 वीक्स तक. ओके, एंड इट कैन बी एनी चैलेंज दैट यू आर फेसिंग इन लाइफ. ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ही ग्राफोथेरेपी की ज़रूरत होती है. whosoever you are, it is for you. Whatever your challenges, अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन मेकिंग में बेटर होना चाहते हैं, या आपको लगता है आप गोल सेटिंग में बेटर होना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपका विजन ठीक नहीं है, आप अपनी कुछ विजन के बारे में क्लियर होना चाहते हैं, तो सबके लिए है ग्राफोथेरेपी. इट्स नॉट फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन. एब्सोल्युटली. अभी ऑन दिस अर्थ जितने सारे पर्सनालिटीज़ है, उतने सारे कॉम्बिनेशंस है, और all those people who feel they need to change themselves, definitely उनके लिए ग्राफोथेरेपी है. Awesome. And a beautiful connection that you spoke about कि कैसे इंडियन ट्रेडिशन से कई सारी चीज़ें ली गई हैं. आपने मुद्रास की बात की, आपने आयुर्वेद की बात की. इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड, आई वुड से. तो हम सिर्फ बात करते हैं लॉजिक की, लेकिन यहाँ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन जो है वो साथ में कंबाइन हो रहा है, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग. और जब आपने मुझे कहा कि कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं लोग ताकि उनमें एनर्जी बनी रहे, तो क्या डूडलिंग वहीं से आया है? Yes. So Rangoli, we can say it's a form of drawing. एंड डूडलिंग लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग. वो ड्राइंग ही होता है, बट डूडलिंग कब करते हैं? जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, या क्लास में बैठे बैठे, या यू नो सोचते सोचते लाइक कुछ और सोच रहे हैं, मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, या मीटिंग में बैठे हैं बट पेन इज़ वर्किंग ऑन द पेपर, कुछ तो फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं या स्क्वेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज डूडलिंग. और उसका भी मीनिंग होता है, हर एक डूडल का मीनिंग होता है, हर एक स्ट्रोक का मीनिंग होता है. और डूडलिंग का मैंने इसलिए यहाँ बात निकाली बिकॉज द थर्ड पिलर ऑफ ग्राफोलॉजी इज डूडलिंग. सो एंड ऑल्सो देयर इज़ ड्राइंग एनालिसिस. जैसे कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं, हमारे स्ट्रोक्स कैसे आते हैं, जैसे पोर्ट्रेट स्केचेस करते हैं, तो हाउ आर वी यूजिंग द पेंसिल टू ड्रॉ. उसमें ड्राइंग एनालिसिस भी हम लोग करते हैं. जैसे हैंड राइटिंग एनालिसिस किया जाता है, वैसे ड्राइंग एनालिसिस भी किया जाता है. तो कुछ लोगों के लिए लिखना मे बी वर्नाकुलर मीडियम से है, इंग्लिश लिखने की या कोई और लैंग्वेज में है. वैसे तो एनालिसिस कोई भी लैंग्वेज में की जा सकती है, बट जिनको ड्राइंग ज़्यादा फेमिलियर है, जिनको पढ़ना लिखना ही आता नहीं है, वो क्या करें, उनका हैंड राइटिंग कैसे एनालाइज करें, उसमें ड्राइंग एनालिसिस बहुत काम आता है. राइट. तो चाहे आप ड्राइंग एनालिसिस कर रहे हैं, हैंड राइटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, आप पर्सनालिटी ट्रेट दोनों से पता कर सकते हैं कि क्या है. और अगर वो कुछ डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, तो अगर उन्हें लिखना नहीं आता है तब भी वो डेवलप कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन देयर ड्राइंग. यस, वो भी किया जाता है. ड्राइंग एनालिसिस सो अमेजिंग. नाउ लेट्स टॉक पर्टिकुलरली फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स, कि अब स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे होते हैं कि दिमाग बहुत सारी जगहों पे जा रहा होता है, राइट, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग राइट नाउ. सो हाउ कैन ग्राफोथेरेपी हेल्प देम इन पर्टिकुलर? श्योर. सो स्टूडेंट्स अगर हम कंसिडर करते हैं, तो स्टूडेंट्स का एज ग्रुप 4th ईयर से लिखना स्टार्ट करते हैं. अभी वो एज में हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, बट 10 साल की उम्र से लेके 22 साल तक स्टूडेंट फेज़ रहता है. तो तभी अगर वो सही तरीके से लिख रहे हैं, तो दे आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड. उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि नाउ दे विल बी एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो वो सही डिसीजन, कौन सा करियर उनके लिए अच्छा है, वो भी हैंडराइटिंग से पता भी चल सकता है. और उनको जो एप्लीकेबल करियर है, उसके लिए जो स्किल्स डेवलप करने चाहिए, जैसे कि टेक्निकल पर्सन, किसी को आईटी में जाना है, तो ही नीड्स टू बी मोर टेक्निकल, ही नीड्स टू बी मोर लॉजिकल. वहाँ अगर वो क्रिएटिव पर्सन है, तो ही विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, राइट.
तो अगर ऑलरेडी टेक्निकल पर्सन है तो उसके स्किल्स एनहांस कैसे करें हम, उसका फोकस कंसंट्रेशन कैसे करें, उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाएं, वी फोकस लाइक ये सब करवा सकते हैं। सो दिस इज़ अमेजिंग कि मतलब आपके करियर के हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस थेरेपी। और अगर बचपन से ही हम सिखा देते हैं उनको, बिकॉज एज यू मैंशनड कि बचपन से लेकर हम जब तक स्टडी कोर्स में होते हैं तब तक हम लगातार लिख रहे होते हैं, और अगर हम सही तरीके से लिख रहे हैं यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस को भी उसी तरह से डिज़ाइन करते चले जा रहे हैं। That's so amazing, and that's why I started with students, and now moving on to people who are actually at an age where they are choosing their career, and this can really be very powerful tool for them. Yes, very much, क्योंकि पर्टिकुलर करियर उनको पसंद है बट उसमें सपोर्टिंग स्किल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर लाइक उनको आईटी में जाना है लेकिन वो पेशेंस लेवल नहीं है, फोकस चाहिए आईटी में, लॉजिकल माइंड चाहिए आईटी में, यू शुड बी एबल टू राइट अ प्रोग्रामिंग कोड, तो उसके हिसाब से वो बेसिक है बट एनहांस्ड और क्या चाहिए, तो पेशेंस चाहिए, यू हैव टू रन एंड री रन योर प्रोग्राम्स, योर थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, वैसे करूँ तो लॉजिकल क्रिएटिविटी चाहिए या अप्लाइड क्रिएटिविटी चाहिए, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। तो वो फ़र्क, दोज आर द सपोर्टिंग स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड कोई भी करियर के लिए, वो हम देख भी सकते हैं और हम थेरेपी के थ्रू वी कैन ऐड इट टू द पर्सनालिटी, तो एनहांस द पर्सनालिटी इन दिस वे। Awesome. This is simply like magic कि आप अपनी हैंड राइटिंग चेंज कीजिए और आप अपने ट्रेड्स चेंज कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी चेंज कर रहे हैं। यू आर बिल्डिंग इन स्किल्स, क्योंकि आपने जैसे कम्युनिकेशन की बात की, विच मीन्स वी आर चेंजिंग आवर हैंड राइटिंग एंड वी आर चेंजिंग दैट कॉन्फिडेंस मे बी इन आवर सेल्फ, वी आर इन्हांसिंग आवर कॉन्फिडेंस द वे वी आर राइटिंग, उससे हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग। अच्छा, ये कॉर्पोरेट्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है ना कि अगर उन्हें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी को हायर करना है, सो दे कैन मे बी चेक दी हैंड राइटिंग कि क्या इनके स्किल्स उस जॉब पोजीशन से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वेदर दैट पर्सन इज़ द राइट फिट और नॉट। लेट्स से इफ दी कॉर्पोरेट्स आर हायरिंग फॉर अ सेल्स जॉब and if they just ask them to write something, which means a graphologist can actually identify कि वो बंदा right fit है उस job position के लिए या नहीं। Yes, very much. This is ये एक्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में ये यूज़ भी किया जाता है। रिक्रूटमेंट के लिए हैंड राइटिंग एनालिसिस बहुत यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली, whether the person is the right fit for the job or no, whether the person like जैसे फाइनेंस में you don't need इतना ज़्यादा लीडरशिप, या अकाउंटिंग जॉब के लिए ज़्यादा लीडरशिप या दोज क्वालिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड। यू नीड टू बी फोकस्ड एट योर वर्क, यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव लॉजिकल माइंड, मैथमेटिकल एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो वेदर ऑल दीज कैरेक्टर्स आर देयर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन द पर्सन और नो, ये ऐसे पता चल सकता है। सेल्स जॉब के लिए, जैसे सेल्स जॉब के लिए आउटगोइंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, यू शुड बी टॉकेटिव इनफ टू टॉक, खुद भी बात करे और दूसरों की बात सुने भी, सो लिसनिंग एबिलिटी ऑल्सो इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सेल्स। उसके अलावा थॉट, बिहाइंड द सीन्स थॉट प्रोसेस, जब कोई बात भी कर रहा हो उसमें से भी देर आर आफ्टर एनालाइजिंग इट, उसमें से क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है वो एक्सट्रैक्ट भी करने की ज़रूरत होती है फॉर अ सेल्स पर्सन। बिहाइंड द सीन्स को बहुत सारी चीज़ें बाद में, आफ्टर द सेल्स कॉल बहुत कुछ करना होता है, वो सारी एबिलिटी उसमें है कि नहीं है। कम्युनिकेशन तो मेजर आ ही जाता है, आउटगोइंगनेस वो भी उसमें चाहिए। सो राइटिंग बड़ा होना चाहिए, बड़ा राइटिंग which gives a little bit of leadership quality to the person. Of course, that's not the only trait. There are other things also that we have to look into it. Persistence एक बहुत बड़ी success trait है which is required for a sales job. वैशाली, आपने अब तक 3,500 लोगों के साथ काम किया है। पिछले 7 साल से आप लोगों को हेल्प कर रहे हो कि कैसे वो अपनी हैंड राइटिंग के ज़रिए अपने सबकॉन्शियस को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ मुझे इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें बताइए जो आपने देखी चेंज होते हुए अपने क्लाइंट्स में, जब उन्होंने 6 हफ्ते या 14 हफ्ते या उससे ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताया। Yes, बिल्कुल। मतलब चेंजेस तो इन एवरी केस इट्स डिफरेंट, हर एक पर्सन हर एक अलग रिक्वायरमेंट और उसके पर्सनालिटी के हिसाब से आते हैं। Now, let me give you an example of an employee who wanted to make some changes in himself because he had a lot of traits, success traits थे उनके writing में,
और इतने सारे सक्सेस ट्रेट्स होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, नेक्स्ट लेवल इन हिज लैडर ही वॉज नॉट एबल टू रीच। तो हमने उसको बहुत फ्यू चेंजेस कुछ बताए एंड बेस्ड ऑन दैट ही कुड मूव टू द गेट अ प्रमोशन। अभी लेट मी एक्सप्लेन यू क्या एग्जैक्टली लाइक व्हाट आर द थिंग्स। होते तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, बट जैसे कि ही हैड परसिस्टेंस, ही हैड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, जैसे बात करना लोगों से एंड ऑल, वो ही वॉज डिसिप्लिन, ही वॉज कम्युनिकेशन अच्छा था, कंसंट्रेशन अच्छा था। बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी कि थिंकिंग जो था ना वो इट वाज बहुत ज़्यादा फास्ट था, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो फ्रॉम पीपल वही हो रही थी। तो व्हेन यू आर वर्किंग विद द टीम you have to go along with the team, you have to take the team along with you, तो वो चीज़ कहीं तो उनको अफेक्ट कर रही थी। तो there were a few letters which we asked him to change and that helped him। उसकी वजह से उनका concentration तो और ज़्यादा हो गया, patience level बढ़ गया and that helped him। So now we have this paper and a pen। तो अगर आप एक फॉर्मेशन ऐसी बता पाएँ, अगर एक्चुअली में किसी को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो किस तरह की फॉर्मेशन होनी चाहिए? आई नो हम पूरा नहीं सिखा पाएंगे, बट इफ़ फ्यू लेटर्स दैट दे शुड बी वर्किंग ऑन, तो ऐसा कुछ है? ओके, मैं कुछ दिखाती हूँ आपको जिससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है अपना। सो कंसंट्रेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर है लेटर आई। अभी लेटर आई, जे, जहाँ पे भी डॉट आता है, डॉट हैज़ टू बी, कैसे डॉट लिखना है वो मैं बताती हूँ। सो व्हेन यू आर राइटिंग आई या जे, तो आई के ऊपर का डॉट जो है वो पिक्चर परफेक्ट डॉट होना चाहिए। जैसे आप पेन पेपर को, पेपर पे वेर यू प्लेस द पेन, यू जस्ट हैव टू टच द पेपर एंड लिफ्ट योर हैंड बैक, एंड उसी की वजह से डॉट एक पिक्चर परफेक्ट डॉट, मतलब एक डॉट की तरह आता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें राउंडेड है या जैब्ड है, जैब्ड मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे लाइन की तरह नहीं आ सकता है। ये एक डॉट मतलब वन थॉट, वन डॉट इज़ वन थॉट। जहाँ पे कंसंट्रेशन कब होता है, जहाँ पे सही थॉट आ रहा है जिस जगह पे, वहाँ पे वही आना चाहिए। अगर उसमें क्लटर हो गया बहुत ज़्यादा, अभी सर्कल है, बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया, इट्स लाइक सो मेनी थॉट्स एट वन प्लेस, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉट एक पिक्चर परफेक्ट डॉट जो आई एंड जे दोनों में यूज़ होता है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर पैटर्न कॉल्ड एज डॉट पैटर्न, जो हम लोग ग्राफोथेरेपी में भी करवाते हैं। इसको यू हैव टू राइट अ डॉट, जिस तरीके से मैंने बताया, पेन यू हैव टू टच द पेपर एंड जस्ट लिफ्ट इट। अगर हम ज़्यादा इसको, पेन को ज़्यादा टाइम अगर पेपर पे रखते हैं तभी ये सारे आ जाते हैं। ओके, तो जस्ट फॉलो दिस, ये डॉट पैटर्न, ये प्रैक्टिस करो। बट इसमें भी बी वेरी केयरफुल। ग्राफोथेरेपी हमेशा शुड बी डन अंडर एक्सपर्ट्स गाइडेंस। यू कांट ऐसे नहीं कर सकते या फिर ऐसे करके नहीं उठा सकते। यू हैव टू जस्ट टच एंड लिफ्ट। या बिकॉज यू नीड एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें उसके बाद देखेगा कौन कि आपने कैसा किया है, और अगर आप में वाकई में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू work with an expert, and we will be of course leaving वैशाली's numbers and her contact details in the description box। आप चाहें तो उन्हें contact कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी personality trait change क्यों ना करना हो अपनी लाइफ में, आप आसानी से ग्राफोथेरेपी के ज़रिए कर सकते हैं। That's really wonderful। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत बड़ा अगर साइज हो लेटर्स का, तो उसकी वजह से भी कंसंट्रेशन फोकस बहुत हेवायर हो जाता है। तो प्रोपोर्शनेटली, अगेन अ ग्राफोथेरेपिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू ओवर हियर। प्रोपोर्शनेटली उसकी साइज़ हम चेंज करके कंसंट्रेशन लेवल, अगर वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए उसकी अगर ज़रूरत है तो वी कैन मेक दिस चेंज एंड ब्रिंग इट अबाउट। सो इन फैक्ट there was somebody who came with such a mental distress. That person was undergoing depression, and he had a very complicated type of personality which is called as paranoia बोलते हैं उसको।
एंड वी वर्कड ऑन सर्टन लेटर्स, जैसे लेटर डी है, जैसे लेटर टी है. थोड़ा एंजाइटी भी था उसमें. तो ओवरऑल अरेंजमेंट ऑन द मतलब बेस लाइन पे कैसे कैसे लिखते हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं या नीचे गिर रहा है, वो हमने ठीक किया. एंजाइटी नॉर्मली फ्यूचर की होती है. इमेजिनरी फ्यूचर के बारे में पीपल स्टार्ट डेवलपिंग एंजाइटी. तो वो फ्यूचर विजन नहीं होती है, उतनी थॉट में क्लैरिटी नहीं होती है. उसके लिए कैसे हर एक लेटर का एक कंसिस्टेंट साइज़ होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट बेस लाइन पे ठीक से लिखना चाहिए. वो सब चीज़ों पे हमने उस पर काम किया अलॉन्ग विद सम लेटर्स लाइक बी एंड टी. उस पर भी, क्योंकि डी एंड टी शुड बी रिटन इन द राइट वे. वो लेटर से पता चलता है कि हाउ सेंसिटिव द पर्सन इज़. एंड पैरानोया इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ सेंसिटिविटी. तो हर लेटर का मतलब अपना इम्पोर्टेंस है. यस, वेरी मच वेरी मच. हर लेटर का है. हर लेटर से वो लेटर सेल्फ के बारे में है या घर के बारे में है या सोशल एनवायरनमेंट के बारे में है या विल पावर कॉन्फिडेंस. तो ये तो सेल्फ के बारे में हुआ, बट अदरवाइज ऑल्सो लाइक इतने सारे कॉम्बिनेशंस. अपने बाहर भी कैसा कोई बिहेव कर रहा है अपने सोशल एनवायरनमेंट में, वो भी लेटर से भी पता चलता है. सो अमेजिंग वैशाली. ये छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं और जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. वी कैन एक्चुअली अचीव आवर ड्रीम्स बाय चेंजिंग आवर राइटिंग, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा. अच्छा, अपनी डेली लाइफ में हम कैसे इसे इनकॉर्पोरेट करें? श्योर. डेली लाइफ में देर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन गाइडलाइंस विच आई विल टेल यू. हमें रोज़ लिखना चाहिए कुछ ना कुछ, एटलीस्ट 4 लाइन्स वी शुड राइट एवरी डे. एंड कैसे लिखना चाहिए? तो कंसिस्टेंट साइज़ होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, मार्जिन्स ठीक से यूज़ करने चाहिए. लेफ़्ट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट मार्जिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डोंट लीव टू मच स्पेस इन द राइट मार्जिन. जहाँ एक वर्ड फिट हो सकता है वहाँ फिट कर दो. लेफ़्ट मार्जिन, राइट वेरी क्लोज टू द लेफ़्ट मार्जिन. बट अगेन दिस इज़ लाइक अभी प्रोफेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. सेल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बट अदर्स दे कैन राइट वेरी क्लोज टू द लेफ्ट मार्जिन. बेस लाइन, ये जो लाइन है इसको बेस लाइन बोलते हैं. राइट ऑन दैट लाइन एंड कंसिस्टेंटली. कुछ वर्ड्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, या कुछ ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन से स्टार्ट किया और ऊपर जा रहे हैं. अवॉइड ऑल दैट एंड राइट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. डोंट कॉपी समवेयर. राइट अपने मन के जो चीज़ें हैं. जर्नलिंग है, राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. और इवन फॉर दैट मैटर कुछ राइट योर गोल्स, राइट योर विशेस. हम हाथ से लिखे हुए विशेस एंड गोल्स दे मैनिफेस्ट फास्टर because they are directly connected to the subconscious mind. Right, you're sending a signal to the brain. Yes. Clearly ki this is what I want, and it just gets imprinted there actually when we write them. Yes. Instead, like along with the paper, it is imprinted on the subconscious mind. Clarity भी आ जाती है उसमें. Absolutely. लिखने की वजह से. सो सम रियली सिंपल थिंग, मतलब एक सिंपल सी चीज़ें जो कर सकते हैं और आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं. दैट्स जस्ट अमेजिंग. वैशाली, पता है क्या होगा, आपने रोज़ लिखने की यहाँ पे एक टिप दी है और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार लिखता कौन है. सच अ सिंपल थिंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी, बट लिखता कौन है आजकल? दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, डोंट यू थिंक सो? Yes, it is a challenge in this current world. बट खुद को बदलने के लिए, खुद को पॉजिटिव ट्रैक पे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करने की ज़रूरत पड़ती ही है. तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, क्योंकि इसमें हम लिख रहे हैं इन द करेक्ट वे और बिना कुछ सोचे समझे अपने थॉट्स बदल रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट्स. तो हम उतना तो खुद के लिए ज़रूर कर सकते हैं. एंड लिखने की आप बात कर रहे हो तो होल्डिंग अ पेन, डिजिटल पेन भी चलेगा, आप उस पर भी लिख सकते हो, बट लिखो कुछ ना कुछ हर रोज़ लिखो. ओके, सो आईपैड पे भी लिखा जा सकता है मतलब? हाँ, आईपैड पे लिखा जा सकता है. वो ड्राइंग भी चलता है. सो इट इज़, बट एवरीबडी कांट अफोर्ड अ डिजिटल पेन ना. तो पेन पेपर इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे.
राइट, एंड आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं आपसे, क्योंकि इट अपीयर सो सिंपल, मतलब क्या है ना, लोगों को सिंपल चीज़ों में बिलीव नहीं होता। सच्ची सी बात तो ये है कि अच्छा आप हैंड राइटिंग ठीक कर लोगे अपनी तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। इज़ इट इवन पॉसिबल? बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वीना आप बोल रहे हो कि जैसे आप खुद से बात कर रहे हो उसे चेंज कर दो तो आप अपनी लाइफ चेंज कर दोगे, उस पर भी बिलीव नहीं होता है। तो ऐसा कोई आपके पास आया जो बोला कि अच्छा वैशाली सच में ऐसा पॉसिबल है, मैं जैसा डी बनाता हूँ, मैं जैसा टी बनाता हूँ, मैं वो चेंज करूँगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? हाँ, आते हैं ना लोग, पहले तो बिलीव नहीं कर पाते हैं, फिर जब उनको उनके बारे में ऐसी कुछ चीज़ें बताई जाती है जो किसी और को पता ही नहीं है बट वो राइटिंग में मुझे दिख रही है, तो दे हैव टू बिलीव इट, क्योंकि इट इज़ सो पर्सनल टू देम एंड दे कम टू नो लाइक थ्रू राइटिंग आई कैन टेल और टॉक अबाउट इट, तो उनका विश्वास तो बैठ ही जाता है। और जब अगर थॉट्स हैंड राइटिंग में दिख रहे हैं तो जब हम लोग हैंड राइटिंग चेंज करते हैं तो डेफिनेटली योर सबकॉन्शियस माइंड दे स्टार्ट बिलीविंग इट बिकॉज दिस इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, अमेजिंग। सो हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस? क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नो डाउट अगर कोई भी इसे शुरू करेगा तो उसका इंटरेस्ट इस पे बैठता चला जाएगा, लेकिन हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस? आप 7 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने सारे लोगों को आप हेल्प कर चुके हो, आपने कैसे शुरू किया? या इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो जैसे आप लोग सब लोग, वैसे भी मेरा भी अवेयरनेस लेवल बहुत कम था एंड माई सन वॉज यंग और ही वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम एंड हैंड राइटिंग के लिए आई एनरोल्ड हिम फॉर अ हैंड राइटिंग क्लास। नाउ फॉर्चुनेटली the person was a graphologist, so she showed him the right way, the correct way of writing, and उसकी वजह से I could see a lot of changes in his personalities. His academics तो improve हो ही गए, but it helped him develop his personality to such a level that now at this age he's become an entrepreneur. He started early with what exactly he wanted to achieve in his life. So I got inquisitive because handwriting से इतना हो सकता है। I was very surprised and मेरा थोड़ा रिसर्चिंग नेचर है, सो आई एनरोल्ड फॉर इट। मैंने सीख लिया, जब मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया आई कुड सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ। मेरी पर्सनैलिटी जो पहले थी उससे बहुत एनहांस हो गई बिकॉज ऑफ ग्राफोथेरेपी एंड हैंड राइटिंग, एंड देन आई थॉट आई हैव टू शेयर इट विद अदर्स। सो व्हाट आर द चेंजेस जो आपने खुद के अंदर देखे? या सो आई वॉज अ वेरी a person who used to not communicate openly, express ज़्यादा नहीं करती थी। I didn't have a wide open mind जहाँ पे leadership qualities या leadership qualities थे but उसमें as a success trait थे लेकिन वो success नहीं था। So entrepreneur skills नहीं थे, patience मेरे में थोड़ा कम था। You won't believe it but it is true. And I could change on all these aspects and I could see a positive change. Health, it really helped me, especially during my menopausal phase. So for women जो energy level जो चाहिए होती है, my health was okay but energy level was very low. So my relationships improved after that. Decision making, majorly वो, it helped me a lot, making the right decision at the right time. And not delaying too much, making it quickly wherever required. तो आपने मुझे रिलेशनशिप्स की बात की, वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये बहुत हेल्प कर सकता है, आपके बेटे को खुद इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही पावरफुल टूल है ये। क्या इससे हेल्थ पर भी काम किया जा सकता है? Yes, very much. इससे हैंड राइटिंग एनालिसिस में एक्चुअली पता चलता है इफ़ देयर इज़ एनी हेल्थ इशू। नाउ यू वुड आस्क व्हाई हैंड राइटिंग में, क्योंकि वो तो पर्सनालिटी रिलेटेड है। तो हर एक हेल्थ इशू का रीज़न इज़ इमोशंस में गड़बड़, और इमोशंस थॉट से आती है, तो वो लेवल तक वो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है वो हैंड राइटिंग में दिखता है, और वो आगे जाके अगर यंग एज में सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखता है बट आगे जाके उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम्स होने में, या फिर थोड़े सीनियर एज में रहेंगे तो ऑलरेडी वो हेल्थ प्रॉब्लम आ चुकी होती है, तो वो बार बार मेडिसिन लेने के बाद भी इट रिकर्स अगेन एंड अगेन। वाई? बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द इमोशनल स्टेट और द इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो चेंज नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ सिम्टोमेटिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ
थ्रू ग्राफोथेरेपी वो जड़ से निकल जाता है। तो वहाँ पे भी राहत मिल, लाइक डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, एनी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो, मेंटल डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे, मतलब पार्किंसंस है, एक्सेप्ट फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, अनलेस लाइक वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो उस पर भी काम कर सकते हैं। अदर थिंग्स लाइक एंग्जाइटी, ADHD, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कम अंडर मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट्स में ये भी। नॉट जस्ट दैट, even dark circles under your eyes yes, and hair fall भी करेक्ट हो सकता है इससे। अमेजिंग यार, दिस इज मतलब अनलिमिटेड फ़ायदे जिसे कह सकते हैं। हाँ, और भी है इसमें, आर्थराइटिस, हार्मोनल चेंजेस, PCOD जैसे प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज तो मैंने पहले ही बता दिया, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, ये भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव, यू डोंट हैव टू स्टॉप योर मेडिसिन। मेडिसिन तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हम सिर्फ इमोशन पे काम कर रहे हैं विच रिजल्ट इनटू सच डिजीजेस। तो वो एक है। इनफैक्ट मैंने एक आर्थराइटिस की केस सॉल्व की थी। देयर वाज समवन हु वाज फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी, मूव नहीं कर पा रहे थे अपने फिंगर्स, नीज, जॉइंट्स, बट द पर्सन वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और उन्होंने बहुत कोशिश करके एवरी डे प्रैक्टिस किया, इवन व्हेन द फिंगर्स वर नॉट मूविंग, द विल वॉज देयर टू क्योर सेल्फ, एंड शी प्रैक्टिस्ड इट, एंड उसकी वजह से इट रियली हेल्प द पर्सन। राइट, आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी यहाँ तक की सॉल्व हो सकती है। अच्छा, हम कुछ पैटर्न्स लर्न कर लेते हैं आज, राइट? कुछ आपने IJ हमें सिखाए, डॉट पैटर्न्स हमें सिखाए। अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होते हैं, ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, राइट? क्योंकि कम सो रहे हैं लोग और फिर जल्दी उठ रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे पैटर्न्स हम ईजिली सिखा सकें अपने व्यूअर्स को, जिसे करके वो अपने जो डार्क सर्कल्स हैं उनको बाय बाय कह सकते हैं। श्योर, बताती हूँ। सो डार्क सर्कल्स अंडर द आईज के लिए एक पैटर्न है जिसको हम लोग E पैटर्न बोलते हैं। जैसे हम E लिखते हैं वैसे ही होना चाहिए, बट वो एक ग्रुप में आना चाहिए। सो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, फिर थोड़ा स्पेस रख के वापस दूसरा ग्रुप बनाना है। अभी इसमें वी हैव टू बी केयरफुल कि ये ऐसा पॉइंटेड, ऊपर पॉइंटेड नहीं आना चाहिए, ऊपर से स्मूथ भी होना चाहिए, और यहाँ बेस लाइन पे टच होना चाहिए। यहाँ ये जो लाइन है इसको बेस लाइन बोलते हैं, इसको टच होना चाहिए। और ये पूरा पेज हमें प्रैक्टिस करना है? हाँ, 1 फुल पेज फॉर एवरी डे। लाइक जो भी आप एक ग्रुप, एक पैटर्न ले रहे हो, वो पैटर्न उस दिन के लिए, एक दिन के लिए यू कैन प्रैक्टिस इट। 1 फुल पेज यू कैन प्रैक्टिस। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ पेपर, रूल्ड ले सकते हो, डबल लाइन ले सकते हो, या फिर ब्लैंक भी ले सकते हो अगर आपको अनरूल्ड जिसको बोलते हैं। बट ब्लैंक में वो पोजिशनिंग और बेस लाइन नहीं होगी, तो उस पर कैसे करेंगे फिर हम लोग? वो आ जाती है, जिनको आदत होती है अनरूल्ड पेज पे लिखने की, वो वैसे लिख पाते हैं। वैसे हम ग्राफोथेरेपी में वो भी सिखाते हैं। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें हेयर फॉल के लिए कोई पैटर्न लर्न करना हो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिससे कि हर कोई जगल कर रहा है आज। हाँ, या श्योर। सो हेयर फॉल के लिए L पैटर्न बोलते हैं इसको। कनेक्टेड L पैटर्न यू हैव टू राइट, स्टार्ट फ्रॉम द बेस लाइन, और जो यहाँ ऊपर जाके ऐसे लूप बना के जितना टॉल हो सके उतना टॉल यू कैन मेक। यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है कि पॉइंटेड नहीं होना चाहिए ऑन टॉप, इट शुड बी अ स्मूथ कर्व ऑन टॉप, और पूरा बेस लाइन तक आपको आना है। दिस इज़ फॉर हेयर फॉल। ओके, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट आई एम श्योर कि जब करने बैठेंगे तो हाथ दुख जाएगा, क्योंकि अगर फुल पेज हमें करना है तो यस, इनिशियली होगा, बाद में आदत पड़ जाएगी। राइट, एंड पेज कैन बी एनी साइज अगेन? पेज सेम रूल अप्लाइज हियर। आप जिस पेज पे आप कंफर्टेबल हो, ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो जितना बड़ा पेज होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, छोटा भी डायरी का भी अगर पेज हो तो प्रैक्टिस 2-3 पेजेस देन।
राइट, बट यू नीड एन एक्सपर्ट डेफिनेटली, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, उसके बाद देखेगा कौन कि आपने सही फॉर्मेशन की है या नहीं, बिकॉज एज यू सेड वैशाली कि पॉइंटेड नहीं होना चाहिए या स्लांट नहीं होना चाहिए। तो ये सब के लिए एक जो एक्सपर्ट होता है ना, वही हमें बता सकता है कि आखिरकार हमने सही प्रैक्टिस किया भी है या नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो हम सोच रहे हैं कि हम ये लिखते जाएंगे हमारा हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन हम वो गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। yes actually there was one lady, hair fall तो उसको था बट वो तो हो गया, बट वन डे शी वॉज एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ हेडेक। तो सेम पैटर्न जो हेयर फॉल के लिए जो अप्लाई होता है, इन केस इफ़ यू आर हैविंग अ हेडेक, प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन, लेकिन वही रूल्स है, यहाँ ऊपर पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ स्मूथ कर्व। एंड दैट लेडीज हेडेक स्टॉप्ड. She called me up and she told me I practiced this and it's helped me so much. I'm relieved of my headache. दिस इज़ मैजिकल, यू नो, कि आप अपनी हैंड राइटिंग चेंज करके, सिर्फ थोड़े से पैटर्न्स प्रैक्टिस करके एक्चुअली में यू कैन रिमूव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज ऑल्सो फ्रॉम योर लाइफ. दैट्स सिंपली मैजिक. मैं तो इसे मैजिकल पावर ही कहूँगी, यानी कि इट्स सच मैजिकल पावर कि कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, राइट? और सुनने में इतना सिंपल है कि सिर्फ हैंड राइटिंग चेंज करनी है, कुछ पैटर्न्स प्रैक्टिस करने हैं, आपका हेडेक चला जाएगा, हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स तक जा सकते हैं, यू नो, लाइफस्टाइल डिजीजेस यू मेंशन्ड. दिस इज अमेजिंग. I'll teach you one more pattern जो स्किन के लिए है. लेट्स डू इट. डेफिनेटली. एंड गुड एनर्जी लेवल एंड एंथुजियाज्म के लिए. लेट्स गो फॉर इट. उसको बोलते हैं स्क्विगल्स. You have to start from this like this. मार्जिन के पास लिखो, मेक एन एस फॉर्मेशन लाइक दिस. बस ऐसे लिखते जाओ. मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आई डोंट थिंक सो इतना कॉम्प्लिकेटेड. यही है जो रंगोली से लिया हुआ है. सो इसको ऑल्टरनेटिंग स्क्विगल्स बोलते हैं. एक छोटा है, एक बड़ा है. And this is for energy levels. This is for good energy level, good skin, blood circulation बढ़ता है इससे, अच्छा हो जाता है, enthusiasm बढ़ता है. Amazing. That's truly amazing. Yeah, indeed. तो सिंपल सी प्रैक्टिस है जिससे हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं. अच्छा, एक और मेजर चैलेंज जो आजकल है ना लोगों को, डिसिप्लिन का. या सोचते तो हैं कि सुबह उठेंगे और जिम जाएंगे, लेकिन नहीं जाया जाता है. तो डिसिप्लिन जो है वो कैसे ला सकते हैं? क्या हैंड राइटिंग चेंजेस उसके लिए करने होंगे? श्योर. सो डिसिप्लिन के लिए एक तो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है. डिसिप्लिन का मतलब ही है कि वी शो अप एवरी टाइम. तो बीइंग कंसिस्टेंट, जो मैंने पहले बताया, जो भी बताया है, यू हैव टू बी वही सेम साइज होना चाहिए. उसके अलावा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, दैट विल हेल्प यू मेक बी डिसिप्लिन. तो उसके लिए लेटर F है जो मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे क्रॉस बार बिल्कुल बीच में आना चाहिए. आप चाहे कैसे भी लेटर F लिखो, लेकिन उसका क्रॉस बार एग्जैक्टली एट द सेंटर में होना चाहिए. दिस विल इनकलकेट ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी. ये लीडरशिप के लिए भी काम आती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी काम आएंगी. अदरवाइज ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स के, नॉट इवन दोज हु आर नॉट एस्पायरिंग टू बी लीडर्स, उनके लिए भी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विल हेल्प. हाउसवाइफ्स के लिए बहुत काम आती है, स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएंगी. बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ओवर देयर एकेडमिक्स में इट हेल्प्स. सो हर एक के लिए ये पैटर्न बहुत सही है. सो थैंक यू वैशाली, दिस इज़ सो अमेजिंग द नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड विद अस. जो आपने हमें इतनी सिंपल चीज़ें बताई है जिससे हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ में. थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एनर्जी, फॉर टीचिंग अस एंड मेकिंग दिस एपिसोड सो वैल्यूएबल टुडे. यू आर वेलकम. ग्राफोथेरेपी एंड हैंड राइटिंग एनालिसिस, सच में इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. हम लोग वी कैन री राइट आवर पर्सनैलिटी, आवर फ्यूचर. वी कैन री राइट और रीवायर our subconscious mind through handwriting. It's such a powerful tool and I'm so happy to share it with you. And I mean this is इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए. Absolutely, इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए. And that's why these simple things we bring to you, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. It is possible to achieve whatever you want in this world. और सिंपल टूल्स हैं उसके, चाहे आप माने या ना माने, इतनी सिंपल चीज़ है अपनी हैंड राइटिंग को चेंज करना है. ऑफकोर्स प्रैक्टिस लगेगी, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं.
एंड हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसी सिंपल चीज़ें आप तक ला सकें ताकि आपकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर सकें। और अगर आज का एपिसोड आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपको इसका फ़ायदा हुआ है तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी नया एपिसोड अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंच जाए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच वैशाली। You're welcome.